लैपटॉप में All right. Thank you everyone for joining. This is our second part of our mini web series, webinar series on mental health and other psychology related topics.
आई एम अ वॉलंटियर एट वेव्स एम्पावरमेंट। इन दी एनजीओ हमारा मेन काम है एडवोकेसी और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू वीमेन को एम्पावर करना और उनको आत्मशक्ति और आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए काफ़ी, जैसे हम अभी पिछली वीडियो में देख रहे थे, काफ़ी अलग-अलग टाइप के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है एनजीओ। जैसे कि अभी हमारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वर्कशॉप्स, देयर आर इंग्लिश क्लासेस, देयर आर योगा एंड फिटनेस क्लासेस, as well as creative classes to encourage skills especially which are employable and other vocational skills. So as a part of the webinar series, thank you so much for joining us. My name is Bhoru और मैं एक स्टूडेंट और रिसर्चर हूँ इन द फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोसफी। एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं एंड क्या स्किल्स हो सकती है हमारे पास जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। Okay, so I'll just present I'll just bring the presentation and then we can start. All right. So again, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स एंगेजिंग विद आवर मेंटल वेलबींग। ओके, एंड इसमें हम दो मेन टॉपिक्स पे काम करेंगे, विच इज सेल्फ रेगुलेशन एंड कोपिंग स्किल्स। सो लास्ट संडे इन द पार्ट 1 ऑफ वेबिनार सीरीज हमने बात की थी एंजाइटी, डिप्रेशन और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, कि आप अपने बॉडी में, अपने माइंड में इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो कि क्या मैं फील कर रही हूँ, राइट। तो आज हम इमोशंस पे फोकस करेंगे कि हम किस किस टाइप के इमोशंस फील करते हैं, वो कब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और उसको कंट्रोल में लाकर मैनेज कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टॉकिंग अबाउट द 5 मेन इमोशंस। ओके, सो हमारे पास देयर इज अ फैंटास्टिक मूवी, जैसे कि आप देख सकते हैं, बाय डिज्नी, विच इज कॉल्ड इनसाइड आउट, जो कि सब इसी पे बेस्ड है कि हमारे ब्रेन में इमोशंस आपस में फंक्शन कैसे करते हैं, आपस में काम कैसे करते हैं, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, राइट। तो जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, देयर आर 5 मेजर इमोशंस जो हम फील करते हैं। जॉय, खुशी, राइट। सैडनेस, दुख। एंगर, गुस्सा। फियर, डर। डिसगस्ट, कुछ चीज एकदम ही ऐसे अच्छी नहीं लगती जब, राइट। तो ये जो 5 इमोशंस है, हमारे आगे हम जो भी फील करते हैं वो इन 5 से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होता है, बिकॉज ये 5 अलग अलग इमोशंस सबसे ज्यादा उस पे होते हैं, हाई पीक पे, राइट। तो चाहे आपकी एज कोई भी हो, सबसे पहले हम ये 5 इमोशंस फील करते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे ब्रेन में जो कॉन्सेप्ट है इमोशंस का, वो वैसे वैसे डेवलप होता जाता है, राइट ना। कोई भी इमोशन हो इसमें से, सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है। हम दुखी भी होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हमें डर भी लगता है, राइट। बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस है इमोशंस का। बट क्या आपको बिग इमोशंस, बिग इन कैपिटल्स, ओके, क्या आप बिग इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो? तो यहाँ पर आप समझेंगे कि बिग इमोशंस का मतलब क्या बना, राइट। बिग इमोशंस आर जब भी कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है। मुझे अपने सामने कोई कीड़ा दिखता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, मैं एकदम से डरती हूँ, ओके, छोटा इमोशन। मेरे सामने शेर आया, बड़ा इमोशन, राइट। बट अगर मेरे सामने कोई ऐसी चीज जो बहुत ही नॉर्मल है और वो तब भी उतना ही बड़ा इमोशन में फील कर रही हूँ, तो वो इशू बनता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई छोटा मोटा टेस्ट है, ओके, मुझे उसमें दुख हो रहा है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, वर्सेस मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और मुझे उसमें दुख हो रहा है, राइट। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइफ चेंजिंग हो सकता था जो नहीं हो पाया, राइट। कोई पॉजिटिव लाइफ चेंज हो सकता था जो नहीं हो पाया, तो मुझे उसका दुख है। तो वो छोटा दुख यहाँ पर बड़ा दुख हो जाएगा, राइट। बट अगर मैं छोटे से टेस्ट में मुझे इतनी ही परेशानी हो रही है, मुझे उतना ही स्ट्रेस हो रहा है जितना मुझे किसी बड़े टेस्ट में होता, तो वो इशू बन जाएगा, राइट। क्योंकि अगर मैं थोड़ा छोटा काम भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसमें भी बहुत ही बड़े इमोशन, बहुत ही बिग इमोशन एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मैं बड़े वाले को कैसे संभालूंगी? ओके, सो मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि आप कौन से इमोशंस फील करते हो, बिकॉज हम सब ये सारे इमोशंस फील करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, राइट, और अलग अलग लेवल पर क्या आपके इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं किसी भी मोमेंट पे, राइट। खुशी में भी सेम चीज होती है। काफी बार हम समझ नहीं पाते कि खुशी किस चीज की है, राइट।
एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि आप रेस में दौड़ रहे हो, ओके, और आप दौड़ते दौड़ते रेस खत्म हुई और आप बहुत खुश हो, ठीक है। तो जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, राइट, उस टाइम बॉडी में जो एक्साइटमेंट होती है वो इससे पैक हो जाती है, राइट। वो सारी एक्साइटमेंट की जो एनर्जी बन रही है वो भी साथ साथ पैक हो रही है। तो काफी बार क्या होता है कि जब हमारा वो टाइम खत्म हो जाता है, जीतने के 10 मिनट बाद तक वो पूरा फील हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट रेस स्टार्ट हो गई किसी और की, राइट, हो गया, हमारा काम फिनिश हो गया, वो सिचुएशन निकल चुकी है, हम उसके आगे मूव कर चुके हैं, राइट। तो काफी बार क्या होता है कि वो जितना एक्साइटमेंट थी, जितनी एनर्जी थी, हमें नहीं पता उसका क्या करना है, राइट, क्योंकि हम सेम फील नहीं कर रहे, हम उतनी एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहे, हम उतना जॉय फील नहीं कर रहे, बट वो एनर्जी अभी भी है, राइट। तो काफी बारी इमोशन एक दूसरे से बात करते हुए ट्रांसलेट हो जाते हैं। काफी बार काफी लोगों के साथ होता है कि वो एकदम से बहुत खुश होते हैं, बट फिर बहुत ही जल्दी उदास हो जाते हैं, राइट, स्विच एकदम से दो इमोशंस में। तो ये भी तभी होता है जब आप किसी चीज को बहुत ही अनकंट्रोलेबली बड़े लेवल पे फील कर रहे हो, राइट। अगेन, बड़ा किस लेवल पे कि जो सिचुएशन है उसमें एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा फील करना, ओके, दैट इज बिग इमोशंस, राइट। कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल और बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना कोई प्रॉपर सिचुएशन के फील करना, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका नेक्स्ट पार्ट, ओके, कि हम इनके बारे में बात कैसे करें, इनको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा इमोशन है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी नाइस वे टू चार्ट इट, ठीक है, कि आप क्या फील कर रहे हो। सो जैसे बीच में देखोगे देयर आर 3 छोटा छोटा पार्ट्स सर्कल का, ठीक है। सो दोज आर द सेम 5 इमोशंस प्लस पीसफुलनेस, शांति अंदर से, ओके, सो दैट इज पीसफुल। सो ये 6 मिलाकर ये आगे कितना ब्रांच आउट करते हैं, राइट, क्या ब्रांच आउट करते हैं, क्या फील कर सकते हैं हम, ओके। और उसकी वजह से हमारा जो वो हमारा कोई बिहेवियर, हमारे थॉट्स कैसे इफेक्ट होते हैं। तो इसमें अगर हम एक देखें, सैड से कनेक्टेड क्या इमोशन है, लोनली, ओके, अकेलापन। उससे कनेक्टेड क्या थॉट है, आइसोलेटेड, एकदम अकेला फील करना, राइट। तो छोटे से बड़ा होते होते क्या बनता है इमोशन का, ओके। इसी तरीके से जो मैड है, एंगर वाला पार्ट, उसमें एक पार्ट है सेल्फिश, ओके, अपने बारे में सोचना सिर्फ, उससे क्या कनेक्ट हो जाता है एक्शन, जेलस, किसी और के बारे में सोच रहा है कि इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, जेलसी, राइट। इसी तरीके से हमारा जो एक्शंस है वो थॉट्स में और वो हमारे बिहेवियर में इमोशंस कैसे ट्रांसलेट होते हैं, ये पता करने के लिए जो इमोशन कलर व्हील है, ये काफी बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहता है हमारे पास, ओके। सो अगेन मेन फोकस यही है हमारे कि हम क्या फील कर रहे हैं, उससे कनेक्टेड क्या थॉट चल रही है हमारे दिमाग में, हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, ओके, और उससे कनेक्टेड क्या बिहेवियर रहेगा हमारा, ऑलराइट। तो आप भी अपने पास रख सकते हो कलर व्हील, एंड कभी भी जब कंफ्यूजन हो कि मैं क्या फील कर रही हूँ, हमें यही करना है कि हम स्टार्ट करेंगे इमोशन से, उसमें हम सोच क्या रहे, कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, और वहां से हमारे एक्शन पे क्या डिफरेंस पड़ रहा है उसका, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फिर से अगर मैड वाले उसमें देखे पार्ट में, जो सबसे पहला है ऊपर, लेट मी पॉइंट टू इट, दिस वन हियर, ओके, हर्ट, मैड, एंगर, ठीक है, आप गुस्सा हो बहुत, किसी पे गुस्सा हो बहुत, ओके, आपको बहुत ही दुख होएगा, आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप हर्ट फील करोगे, राइट। उससे एक्शन में क्या डिफरेंस आएगा कि आप उनसे दूरी बना लोगे, डिस्टेंट, राइट, आप उनसे दूरी बना लोगे। क्या हो रहा है, कनेक्शन लूज हो रहा है आपके लोगों के साथ, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट कि हम कुछ फील कर रहे हैं, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है, ऑलराइट। सो इस तरीके से दैट इज द इमोशन कलर व्हील, वन ऑफ द वेरी बेसिक टूल्स जो आप यूज कर सकते हो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप फील क्या कर रहे हो, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट कि जो मैं बात कर रही थी कि कभी कभी हमारे पास छोटे बड़े अलग अलग लाइक इमोशंस एकदम से आते हैं, कोई और इश्यू होता है रिलेटेड, तो उन केसेस में क्यों होता है, ओके। बेसिकली इमोशनल हेल्थ में जो पीक्स बनती है, राइट, हम सब ऊपर नीचे हाई फील करते हैं, नॉर्मल फील करते हैं, लो फील करते हैं, पर वो पीक्स बहुत ज्यादा बनने लगे, राइट, बहुत ही ऐसे ट्रायंगुलर पीक्स है ग्राफ पे, या फिर बहुत ही ऊपर नीचे, कभी छोटी है कभी बड़ी हो गई, जो ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है,
वो क्यों होता है, इसके कुछ रीजंस। ओके, सो पहली चीज के ट्रिगर्स हमारे पास, ये कुछ कीवर्ड्स है जो हम याद रख सकते हैं। ट्रिगर्स ट्रिगर्स होते हैं कुछ चीजें या सिचुएशंस जो एकदम से एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन कॉज करती है। ओके, जैसे कि किसी लव्ड वन को लूज करना, राइट? आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी को चोट लग जाए, बहुत ही बड़ी इंजरी हो जाए एक्सीडेंट वगैरह के उससे, तो वो क्या है, एकदम से ट्रिगर करेगी वो फीलिंग, राइट? काफी बार वो सुना होगा या फिर आपने खुद एक्सपीरियंस किया, आपने देखा हो अपने आसपास कि कोई एक्सीडेंट में अगर आता है, कार एक्सीडेंट में, वो लोग ड्राइव करना या कार में बैठना पसंद नहीं करते उसके बाद काफी टाइम तक, राइट? क्यों? क्योंकि कार में बैठना वो स्टिमुलाई बन चुका है, वो सिचुएशन बन चुकी है जो उनको ट्रिगर करेगी, क्योंकि उनका पिछला एक्सपीरियंस इतना खराब रहा है। ओके, सो दैट इज ट्रिगर। सेकेंड होते हैं स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर स्पेसिफिकली वो इवेंट्स या सिचुएशंस होते हैं जो एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स कॉज करते हैं, राइट? तो ट्रिगर्स आर कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स, वो दुख भी हो सकता है, वो गुस्सा भी हो सकता है, काफी बार खुशी भी हो सकती है, राइट? बट स्ट्रेसर्स होते हैं जहां पर रिस्पॉन्स क्या है, स्ट्रेस के थ्रू। तो आप एकदम से अपने ओवर थिंकिंग करने लगे, एकदम से स्ट्रेस आएगा किसी चीज का, और ये यूजुअली सिचुएशनल होते हैं। तो सेम चीज का स्ट्रेस रिपीट होना मुश्किल है अनलेस वो सिचुएशन आए आपके सामने सामने। ऑलराइट, तो इस केस में स्पेशली विद स्ट्रेसर्स, बच्चों के लिए काफी बार स्कूल से रिलेटेड चीजें स्ट्रेसर्स रहती है। ओके, एंड अगर कुछ स्पेसिफिकली हुआ हो उनके साथ, सेम गोज फॉर एडल्ट्स वर्क स्पेस में, राइट? अगर कुछ स्पेसिफिकली हुआ हो तो वो स्ट्रेसर एक ट्रिगर में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये दो चीजें हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक टू सिचुएशंस है। ऑलराइट, तो ट्रिगर्स बेसिकली कोई भी सिचुएशन या सिचुएशन को याद दिलाने वाली चीज, और स्ट्रेसर है एक्चुअल सिचुएशन। इसके बाद काफी रीजंस अलग भी होते हैं जिसमें सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता। पहला जो रीजन है सबसे बड़ा, जो हम कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं आजकल की लाइफ में, विच इज अनहेल्दी हैबिट्स। आप सही टाइम पे खाना नहीं खाते हो, आपका रूटीन अच्छा नहीं है, आप सही प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, राइट? तो उस वजह से भी हमारी बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं। इसमें मैंने एक और चीज नोट कर सकते हैं, विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी स्पेसिफिकली। काफी बार क्या होता है, एंजाइटी आपके ब्रेन में कहाँ सिचुएटेड होगी, बहुत ही न्यूरोलॉजिकल लेवल पे, राइट? आप प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल रहा, आपको बी कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा अपने खाने में। ओके, काफी बार जब आप बाहर नहीं जाते हो तब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। सो उन केसेस में भी आपके ब्रेन की जो वायरिंग है, आपके ब्रेन में जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो चेंज हो जाते हैं, राइट? तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी, जिनका कमी होने से भी एंजाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं। सबकी लाइफ कंप्लीटली फाइन चल रही है, बाकी सब कुछ, सिर्फ इन डेफिशिएंसीज की वजह से भी हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है कि हम कैसे सोच रहे हैं और हम कैसे काम कर रहे हैं। ओके, सो बहुत ही बायोलॉजिकल बेसिस है अगर अनहेल्दी हैबिट्स हमारी। इसी तरीके से जैसे जैसे बड़े होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज भी एक कॉमन कॉज हो जाती है, विच इज अगेन एन अनहेल्दी हैबिट, चाहे वो एडिक्शन के मामले में हो सब्सटेंस अब्यूज, या फिर ओनली नॉर्मल रिक्रिएशनल यूज में। ओके, सो काफी बार हमारी इमोशनल हेल्थ इस वजह से भी ऊपर नीचे होती है, बिकॉज हम कोई अलग से सब्सटेंस ले रहे हैं। वो अल्कोहल हो सकती है, वो ड्रग्स हो सकती है, वो स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है, राइट? तो कोई भी ऐसी हैबिट जिसकी या तो हमें आदत पड़ सकती है, या फिर जिसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे ब्रेन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ओके, काफी जो ड्रग्स होती है वो एकदम से ब्रेन एक्टिविटी हाई कर देती है। ओके, और अल्कोहल स्पेशली ब्रेन एक्टिविटी लो कर देती है एकदम से। ओके, सो जो आपको नॉर्मल चल रहा है वो दूसरे सब्सटेंस की वजह से हाई और लो हो रहा है, राइट? तो उस वजह से भी इम्बैलेंसेस कॉज हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म बन सकते हैं। इसी वजह से जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं, हम छोटे बच्चों के लिए मना करते हैं कि इनको कॉफी वगैरह मत देना, क्योंकि कॉफी भी क्या करती है, ब्रेन एक्टिविटी हाई कर रही है, राइट? कॉफी और चाय देना इसलिए मना करते हैं छोटे बच्चों को, क्योंकि उनका ब्रेन अभी भी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम कॉफी नहीं देते। क्योंकि जो जितनी भी बाहर के सिचुएशंस की वजह से एक्टिविटी हाई और लो होगी, उतने ज्यादा वो परमानेंट इम्बैलेंसेस बनते चले जाएंगे और उतनी कम डेवलपमेंट हो पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है इम्बैलेंसेस का, हेल्थ कंडीशंस। कोई भी हेल्थ कंडीशन हो सकती है। बेसिक आइडिया ये है कि जो हमारी माइंड है और हमारी बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो आपके माइंड में जो भी होगा वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। लास्ट संडे के हमने वेबिनार में सीखा था
कि आप जो भी इमोशन फील करते हो वो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी में फील करोगे, राइट? जैसे गुस्सा आप चेस्ट में फील कर रहे हो, ओके? तो इसी तरीके से अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, ऑलराइट, तो उस केस में भी अगर आपको हेल्थ रीजंस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, कभी कभी हमारा ब्रेन रिवायर करके समझ लेता है कि मे बी ये एंजाइटी है, तो वो वापस से आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा, ओके? अगर कोई किसी एक्सीडेंट में आता है तो काफी बार ब्रेन पे या फिर बॉडी पे जो डैमेज हुआ होता है उसकी वजह से भी उसे कोई भी ऐसे इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली एक्सीडेंट के बहुत ही क्लोज टाइमिंग के बीच में। एंड दैट्स अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपने ब्रेन का है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट आता है वापस मेंटल और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। ये डिसऑर्डर्स है स्पेसिफिकली जिनका सिम्टम सबसे बड़ा ही ये है कि वो इमोशनल हेल्थ को ऊपर नीचे ग्राफ पे मेंटेन नहीं करते, जिनमें से एक एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन डिसऑर्डर्स है। इसके अलावा बाइपोलर, बीपीडी, काफी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो भी इन सब चीजों से लाइक इनको चेंज कर सकते हैं। आपकी जो वायरिंग है ब्रेन की, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज यही है कि आपकी जो वायरिंग है ब्रेन की वो ऑलरेडी डिफरेंट है। तो जिन लोगों को मेंटल या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, चाहे वो डायग्नोस्ड हो या ना हो, ठीक है, उनमें काफी कॉमन होता है कि इम्बैलेंसेस नॉर्मल रहेंगे। वो जिस तरीके से अपनी सिचुएशन को यूज करते हैं, अपनी सिचुएशन को मैनेज करते हैं, वो अलग होता है, राइट? तो ब्रेन भी अलग तरीके से काम करेगा। सो दीज आर सम लाइक इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड जब भी हम इस बारे में बात करते हैं कि लाइक एग्जैक्ट कॉज कहाँ पर है, राइट? क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उसका क्या करें वो काफी बार कॉज पे डिपेंड करता है। सो दैट्स a little bit of an introduction to what exactly causes the issues. So next time बात करेंगे the important part. हमें पता है हमें कुछ फील हो रहा है, ठीक है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, बहुत ही बड़े इमोशन फील हो रहे हैं, बट एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? ऑलराइट, तो इसमें 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स लेंगे हम। आई टॉक्ड वेरी ब्रीफली पिछले प्रेजेंटेशन में। सो द फर्स्ट पार्ट इज सेंसेशंस, आप फिजिकली फील कर रहे हो, ओके? सो इफ वी टेक एंजाइटी ही, एंजाइटी के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या है? बैक और शोल्डर्स में ऐसे टेंशन, ओके? स्ट्रेस का भी सेम है, बैक और शोल्डर्स में टेंशन, चेस्ट हेवी लगती है, ओके? काफी बार जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप दुखी हो, ओके, और इफ यू फील डिस्गस्टेड, आपका जो गट होता है, राइट, वो ऐसे अच्छा सा नहीं लगता है, ऐसे कुछ हो रहा है अंदर, बॉडी अच्छी सी फील नहीं हो रही है, ऐसे बुरा सा लग रहा है कुछ कि अंदर 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 कुछ हो रहा है, राइट? टेंशन बन रखी है, मसल्स क्रैम्प हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ओके, बैक में पेन हो रहा है, बॉडी ऐसे लाइक स्ट्रेच नहीं हो पा रही है, ओके? ये सब हमारे इमोशन से कनेक्टेड होते हैं, ऑलराइट? तो आप जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, आप नोटिस करोगे, या फिर आपके साथ कोई सिचुएशन चल रही हो, आपकी बॉडी को अच्छा नहीं लगेगा। काफी बार, जैसे मैंने गट मेंशन किया, हमें काफी बार डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं व्हेन हम कोई ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हो, इसलिए हम खाने में भूख नहीं लगेगी या ज्यादा भूख लगेगी, या फिर तबीयत खराब हो जाएगी अचानक से। काफी बार कोल्ड और फीवर्स भी बहुत इजीली हो जाते हैं जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो। तो जो पहला मोमेंट होता है वो होता है कि आप बॉडी में कहाँ फील कर रहे हो उस इमोशन को, ओके? और ये काफी बार रिपीट होता है। मैं आज एकदम से मुझे गुस्सा आया किसी चीज पे, मैंने वो अपनी शोल्डर्स में फील किया। अगली बार जब मुझे गुस्सा आएगा, मेरा पहला दिमाग वहीं पर जाएगा कि क्या मुझे शोल्डर्स में फील हो रहा है, वो क्या वो गुस्सा ही है जो मुझे फील हो रहा है, ओके? सो ये चीज देखना कि हर इमोशन आप अपनी बॉडी में कहाँ और कैसे फील करते हो, ओके? खुशी होती है, खुशी भी काफी लोगों को अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है? कुछ लोग बहुत ही ऐसे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कहीं पर अपनी एनर्जी निकालनी है। कुछ लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं, अंदर से ऐसे शांति होती है, राइट? अच्छा लग रहा है, बहुत ही नॉर्मल सिंपल चल रहा है, बहुत ही लाइट फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, राइट? तो अगेन सेंसेशंस आप पर्सनली कहाँ फील कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, उसके बाद आता है कि उस सेंसेशन से रिलेटेड आपका जो इमोशन आपने देखा है उसमें आप सोच क्या रहे हो, राइट? मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे शोल्डर्स टेंस है, ठीक है, मैंने नोटिस किया कि मेरी बॉडी में शोल्डर्स टेंस होने की वजह से मैं थक रही हूँ, ओके, या फिर मुझे और भी ज्यादा थकान के साथ साथ मुझे से इरिटेशन हो रही है, ओके? तो मैं सोच क्या रही हूँ उस टाइम पे? मेरे सामने कोई चीज रखी है, मुझे गुस्सा किसी और चीज पे आ रहा है, पर मैं सारा उसके ऊपर फोकस कर रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट? तो आपके थॉट्स एग्जैक्टली कहाँ पर है? आप सोच क्या रहे हो? क्या आप अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, क्या आप किसी और के बारे में कुछ सोच रहे हो, क्या आप एक्चुअल सिचुएशन के बारे में कुछ सोच रहे हो, राइट? तो अपनी बॉडी में फीलिंग्स को
वो करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे थॉट्स क्या है, ओके, और उसके बाद हम जाते हैं अपने एक्चुअल फीलिंग या इमोशन पे, राइट। तो मैंने देखा कि मेरे शोल्डर्स टेंस है। मेरे शोल्डर्स टेंस कब होते हैं? स्ट्रेस में, जब मुझे गुस्सा आता है या फिर जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ सेम चीज कर करके, राइट। उसके बाद मैंने देखा कि मैं सोच क्या रही हूँ, ओके, मैं सोच रही हूँ काम के बारे में, तो मुझे स्ट्रेस हो रहा होगा, ओके। तो हमने क्या किया, हमने बॉडी से स्टार्ट किया, फिर हम माइंड पे गए और फिर हमने इमोशन देखा, ओके, क्रॉस करते हुए, चेक मार्क बनाते हुए कि हाँ ये भी है, ये भी है, तो ये हो रहा होगा। तो मुझे पता चला कि प्रॉबेबली स्ट्रेस हो रहा है मुझे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कहाँ पर है। तो सबसे मेजर पार्ट होता है सॉल्यूशन ढूंढने का, वो होता है अपना बिहेवियर चेक करना, ओके। मुझे पता चला कि मेरे कंधे दुख रहे हैं, मेरे दिमाग में काम के बारे में बातें चल रही है, सब इमोशन क्या है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ बहुत ज्यादा। अब उसके आगे बिहेवियर क्या है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, ओके, काम करते करते मेरे से ध्यान भटकता रहता है, बिहेवियर हो गया, ओके। या फिर स्ट्रेस की वजह से मैं दूसरों पे चिल्ला रही हूँ, बिहेवियर हो गया। तो उस बिहेवियर से हम करेक्शन स्टार्ट करते हैं वापस, ओके। तो अगर हम वहां तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी अपने इमोशन से रिलेटेड, जहां पर हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट आ रहा है, तो हम बिहेवियर से चेंजेस स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे, ओके। अगर हमने वो सेंसेशन जब हमारे पास आई, हमने तभी पकड़ लिया कि एक मिनट मेरे कंधे बहुत ऐसे दुख रहे हैं, मैं टेंस हूँ बहुत ज्यादा, ओके, तो इससे पहले कि मेरे इमोशन या मेरे बिहेवियर पे कोई चेंज आए, यहीं पर रोक देते हैं, ओके। तो उसके लिए अपने कुछ टेक्निक्स होती है जो हम लगा सकते हैं, ऑलराइट। अगर पूरा प्रोसेस हो चुका है आपके ब्रेन में, तो बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे, वरना हर एक पार्ट के लिए अपनी अलग अलग स्किल्स होती है, अपनी अलग अलग टेक्निक्स होती है, ऑलराइट। So we'll move and we'll talk about वो टेक्निक्स और वो प्रोसेसेस जो होते हैं जब हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट कीवर्ड है जो हमारे पास, वो है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन सिंपली एबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस को एक हेल्दी तरीके से मैनेज और कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है। इमेजिन मैं ऑफिस में बैठी हूँ या फिर मैं क्लास में बैठी हूँ और मुझे किसी ने ऐसे डांट दिया बिना उसके बात के, ओके, मुझे एकदम से गुस्सा चढ़ा, बट तभी मेरे बॉस या फिर अगर मैं क्लास में तो मेरे टीचर आ गए, मैं उनसे झगड़ नहीं सकती, बिकॉज मुझे गुस्सा आ रहा है, राइट। तो मुझे वो कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज सिचुएशन ठीक नहीं है, वो हेल्दी वे में मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि मैं अपने बॉस या अपने टीचर के सामने किसी और से झगड़ा ना करूँ, ओके। दैट इज इमोशनल रेगुलेशन। उस केस में क्या कर रहे हैं हम अपना अंदर ही अंदर उसको बॉक्स कर रहे हैं, ओके। फिर बात क्या होता है, जब लोग को आदत पड़ जाती है अपने इमोशंस को ऐसे बॉक्स में डालने की, तो वो एकदम से फटता है, राइट। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए हम उसे बॉक्स में कैसे बंद करें, कैसे कंट्रोल करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। सो अगेन इसके लिए हम कौन सी स्किल्स यूज करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन की, हम खुद अपने इमोशंस को कैसे चेक में रख सकते हैं और उनको कैसे हेल्दी वे में ट्रीट कर सकते हैं, ओके। इसमें कुछ भी आ सकता है, आप अपने थॉट्स को कैसे ट्रीट करते हो, आप बॉडी की सेंसेशंस को कैसे दूर करते हो, आप अपनी ऐसे अर्जेस को कि मुझे एकदम से मन किया कि लाइक मुझे डांट कैसे दिया है इसने, मैं झगड़ूंगी अभी, ओके। तो उन जितनी भी अर्जेस को, जितने भी फंक्शंस हैं, उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो और कैसे मैनेज कर सकते हो अपने इमोशंस उस तरीके से कि वो बढ़ते ना जाए, ओके। क्योंकि हम सिर्फ बॉक्स में डालना नहीं है, ओके, डाल के भूल गए, हो गया, बट वो भूलता नहीं है, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन उस चीज को भूलता नहीं है, वो इकट्ठा होता जाता है, राइट। तो अनलेस हम उसको प्रॉपरली ऐसे प्रोसेस करें, तब तक वो इकट्ठा इकट्ठा होकर बहुत बड़ा बन जाएगा, ओके, विच अगेन कॉजेज इमोशनल इम्बैलेंसेस, राइट। सो लेट्स सी कि हम इमोशनल रेगुलेशन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला तरीका है वो है बॉडी को शांत करना, ओके। देयर आर टू वेज आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं जब बड़े इमोशन बन जाए, राइट। अगेन वी टॉकिंग एकदम से जब इमोशन आते हैं और जब वो बड़े बन जाते हैं, ओके। सो पहला जो तरीका है हमारे पास ओवरऑल वो है कि बॉडी को शांत करना, दूसरा है उसको बॉडी में से जो एनर्जी है उसे बाहर निकालना। तो पहली चीज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की, ओके। माइंडफुलनेस होता है बेसिकली कि आपको आपकी थॉट्स कहाँ जा रही है, क्या थॉट्स है आपके माइंड में, आपको उसकी पहचान कर सको, आपको पता हो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज बेसिकली माइंडफुलनेस, ओके। सो माइंडफुलनेस की बहुत सारी वेज होती है।
आप सिंपल लेट के आप सिर्फ सोच रहे हो, ठीक है, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को ऐसे वो जहां जा रहे जाने देते हो, वो भी माइंडफुलनेस है अपने आप में। ओके, इसके अलावा काफी अलग एक्टिविटीज भी होती है, आप यूट्यूब पे या फिर और रिसोर्सेज के थ्रू आप स्किल्स देख सकते हो, जिससे कि आपको ऐसे ऑडियोज हो या फिर इमेजरी हो, ठीक है, जहां पर आपका ब्रेन जस्ट ट्रैवल कर रहा है कहीं भी। ओके, एंड आप अवेयर हो कि वो कहाँ जा रहा है, वो क्या सोच रहा है। इसका जो सबसे इजी मेथड होता है, ओके, सबसे सिंपल मेथड होता है, वो है मेडिटेशन। सिंपली आप एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके जस्ट कीप ब्रीदिंग और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो कंप्लीटली। ओके, जस्ट कंप्लीटली रिलैक्स, ब्रेन कहीं भी जाए। काफी लोगों का ये मिसकंसेप्शन है रिगार्डिंग मेडिटेशन कि जब आप मेडिटेट करो तो आपका ध्यान सिर्फ मेडिटेशन पे होना चाहिए। ओके, विच कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आपका ध्यान सिर्फ आपकी बॉडी पे, आप हर अलग चीज को, अपने ब्रेन को, अपनी थॉट्स को, अपने बिहेवियर को, सबको इग्नोर कर रहे हो, राइट। तो जब मेडिटेट करते हैं हम क्या करेंगे, हम बैठेंगे, हम आराम से सांस लेते रहेंगे और ब्रेन जहां जा रहा है जाने दो उसको, किसी एक चीज पे फोकस ही नहीं करना। ओके, एंड दैट्स हाउ वी प्रैक्टिस मेडिटेशन अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। ओके, सो मेडिटेशन अगर आप डेली करो, इट्स वेरी गुड कि अगर सुबह 15 मिनट और आप शाम को 15 मिनट कर सको, इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट अपने रूटीन में तो ये और बेटर होता है, क्योंकि उससे फिर ये जो हमारे इमोशनल रेगुलेशन की टेक्निक्स है, ये डेली या रेगुलरली करने से ज्यादा फायदा है। जब एकदम से इमोशन बड़ा हुआ, राइट, तब हम क्या लगे उसमें पड़ेंगे, ऑलराइट। बट अभी हमारे पास मेन है कि हम रेगुलर अपना वो बैलेंस कैसे बना के रखें। तो अगेन, रोज या किसी भी रेगुलरली जब भी आपको फील हो, ओके, जस्ट मेडिटेट, जस्ट एक जगह बैठ के, कोई और ध्यान नहीं देना है, बैक स्ट्रेट है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट सीधे बैठ के एंड जस्ट आंखें बंद करके जितना टाइम आप बैठ सकते हो शांति में, आसपास शांति हो, मेन चीज ये है। ओके, और अपने ब्रेन को लेट लूज, जहां भी जाए जो भी सोचे। ऑलराइट, सो दैट इज द फर्स्ट वे अपने माइंड को, अपनी बॉडी को शांत कैसे करते हैं। ओके, बिकॉज इनिशियली क्या होएगा कि जैसे जैसे आप अपने माइंड से ज्यादा कनेक्ट होते जाओगे, आपकी बॉडी अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। ओके, दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर दीज आर वेरी वेरी गुड टू लर्न इन जनरल, बट ऑल्सो अगर आपको एकदम से हाई एंग्जाइटी हो, ओके, या फिर इफ यू हैव एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स, अगर किसी और को एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स होते हैं आपके अराउंड, ओके, और इफ यू गेट स्ट्रेस्ड वेरी इजीली, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही इजी वे होता है अपनी जो चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने का। तो अगर आपको कभी चेस्ट में हेवी फील हो रहा है, the first thing you should do is try to do proper breathing. Okay, so we try हमारा साथ में एक टेक्निक जो मैंने यहाँ पर मेंशन की, which is the 5 finger breathing technique, and it's very simple. Okay, so आप जिनका कैमरा ऑन है वो कैमरा के सामने, वरना बंद करके, it's completely fine. Just try to breathe. Okay, by my instructions. So we'll start अपने हाथ पे, okay, and we'll breathe in. टिप पे पहुंचे, होल्ड, ब्रीथ आउट मुंह से, ओके, देन ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, breathe in, hold, breathe out. Okay, so this was the 5 finger breathing exercise. आप कितना भी स्लो कर सकते हो आप, ओके, मैंने जैसे अभी हमने थोड़ा ऐसे मॉडरेट लेवल पे किया, आप जितना ज्यादा इसको धीरे धीरे स्लो करते जाओगे, ओके, अपनी मूवमेंट को ऊपर नीचे, उतनी आपकी ब्रीदिंग इन कंट्रोल आती जाएगी। ओके, सो अगेन वेरी सिंपल, जस्ट ऊपर जाते हुए ब्रीद इन नोज से 2 सेकंड के लिए होल्ड, ठीक है, उसके बाद नीचे आते हुए ब्रीद आउट करना है मुंह से। ओके, जस्ट मुंह से पुश करनी है। ओके,
दूसरी जो चीज ध्यान में रखनी है किसी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते हो जो आपकी बेटर कर सकती है एक्सरसाइज, ओके, कि आप पेट से सांस लो, जितना हो पाए उतना पेट से सांस लो। दो रीजन है इसके। काफी बार हमारे जब चेस्ट में हमें ऐसे स्क्वीजिंग सी या फिर टेंस फीलिंग होती है तो ब्रीदिंग करना ऑलरेडी मुश्किल होता है, राइट। अगर यहाँ पर कोई भी ज्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी इश्यूज से स्ट्रगल करता है, मे बी यू कैन रिलेट कि आपके लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है ब्रीदिंग करना, ओके, बिकॉज चेस्ट ऑलरेडी टाइट फील कर रही है। तो हम क्या करेंगे, चेस्ट की जगह अपने पेट से ब्रीथ करेंगे, ओके। दूसरा रीजन होता है कि जब हम बोलते हैं कि हम पेट से सांस ले रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम अपने डायफ्राम होता है जो लंग्स के नीचे, उस पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारा डायफ्राम एक्सपैंड होता है, राइट, इसलिए हमें लगता है कि हम पेट से सांस ले रहे हैं, ओके। और वो ज्यादा एक्सपैंड होएगा तो ज्यादा हवा जाएगी, राइट, एंड जितना ज्यादा हवा जाएगी उतना इजी हमारा बॉडी में उसको प्रोसेस कर पाएंगे ऑक्सीजन को, और ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होएगी। तो यूजुअली काम डाउन होने के लिए, रिलैक्स करने के लिए दो चीजें हैं, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो स्लो हो, ओके, और उसमें एक होल्ड का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। आप काउंट के साथ भी कर सकते हो, 4-5-4 के काउंट के साथ, 4 काउंट तक ब्रीद इन, 5 के लिए होल्ड, ओके, एंड देन 4 के लिए ब्रीद आउट। इसी तरीके से 2-4-7 होती है जिसमें आप सांस एकदम से लेते हो बट धीरे धीरे छोड़ते हो, 7 की काउंट के लिए छोड़ते हो, ओके। सो 2 या 3 सेकेंड्स के लिए ब्रीद इन, 4 के लिए होल्ड, एंड देन 7 के लिए धीरे धीरे निकालनी है, ओके। सो कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसके साथ इन विद द नोज, आउट विद द माउथ, एंड दूसरा पेट से सांस लेना, ओके। यहाँ पर अगर किसी को खुद या फिर कोई आसपास हो आपके जिनको स्लीपिंग इश्यूज होते हैं, उनको भी अगर ये प्रैक्टिस में आए, इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है और हमारी बॉडी को वो होल्ड का टाइम मिल रहा है उस ऑक्सीजन को प्रोसेस करने के लिए, ओके। सो दैट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। वेरी सिंपली आप अपने बेड पे लेटो, ओके, या फिर किसी भी सरफेस पे। दिस इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज टू डू आफ्टर, अगर आप कोई वर्कआउट करते हो या फिर आप योगा करते हो तो एंड में, स्पेशली अगर योगा करता है यहाँ पर लास्ट में शवासन होता है, राइट। सो शवासन करते हुए उस टाइम आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाई डाउन अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करके, और हमें अपने पैरों की उंगलियों से, टोस से स्टार्ट करके यहाँ तक आना है धीरे धीरे, ओके, और एक एक चीज पे फोकस करते हुए वहां की एनर्जी लूज करनी है, ओके। तो आप एक जगह लेटो एंड वहां से अपने पैरों से स्टार्ट करके ये करके मेरी उंगलियों का स्ट्रेस निकले, फिर मेरे पैरों का स्ट्रेस निकले, फिर लोअर लेग का, फिर घुटनों का, फिर अपर लेग का, फिर हिप्स का, ओके, फिर आपके स्टमक का, फिर चेस्ट और शोल्डर्स का, फिर आपके हाथों का, फिर नेक का, फिर फेस का, ओके, फेस की जितनी मसल्स है सारी रिलैक्स हो जाए, ओके, एंड उसके बाद सिर से एनर्जी बाहर। तो जितनी टेंशन बन रही है वो हम धीरे धीरे एक एक करते हुए मसल से निकाल रहे हैं, एंड दैट इज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। माइंडफुलनेस के बारे में जब बात होती है, दिस इज ऑल्सो अ वे टू मेडिटेट काफी लोगों के लिए, राइट, कि आप बैठ के कर रहे हो फिर आप लेट के धीरे धीरे अपनी मसल्स को, टेंशन है जो उनमें, उसको रिलैक्स कर रहे हो, ओके। Also, if anybody has any questions, आप chat box में डाल सकते हैं. We will have a short 5 या 10 मिनट का time at the very end to talk about the questions. Okay. So now let's move to the other side of it. ठीक है, कि आप सेल्फ रेगुलेट कैसे कर सकते हो अपनी एनर्जी को बाहर निकाल के। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, काम डाउन कर रहे हैं, राइट, बट हम उस एनर्जी को बाहर कैसे निकालें। पहला तरीका है फिजिकल एक्टिविटी, ओके। योगा अगेन इज अ पार्ट ऑफ दिस, डिपेंडिंग आप योगा कैसे करते हो, ओके। सो योगा करने के भी दो तरीके होते हैं, कुछ लोग करते हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होएगा, ओके। और जब हम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की बात करते हैं, जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती है वो सब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सो अगेन एनीथिंग, ओके, एनी एक्टिविटी दैट यू वांट टू डू, आप सिंपली खड़े होकर जंप करो, ओके, जंप करो, एक जगह भागना, एक्चुअल रनिंग करना, साइकिलिंग करना, कुछ भी जो बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी, आपकी बॉडी फिजिकली मूव कर रही है, अपनी एनर्जी बाहर निकाल रही है, वो भी एक तरीका होता है इमोशंस रेगुलेट करने का। आपने सुना होगा मे बी कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको काफी बार बोला जाता है कि बॉक्सिंग सीख लो, राइट,
किस वजह से? 2 रीजंस। पहला कि अगर आप कोई स्पेसिफिक सोच के कर रहे हो एक्टिविटी, राइट? मुक्का मारना और बॉक्सिंग सीखने में डिफरेंस क्या है? डिसिप्लिन का, कि आपका रूटीन में और डिसिप्लिन में रहे वो एक्टिविटी, ओके? और दूसरा रीजन होता है कि जो आपकी बॉडी चाहती है करना, उसको वो करने दो एक हेल्दी वे में, राइट? तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपका मन करे वो एक हेल्दी और एक रेगुलर टाइम पे करना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? सेकेंड पार्ट होता है हमारा विच इज मॉनिटरिंग सेल्फ टॉक, ओके? दिस इज अ डिफरेंट वे। इसमें हम फिजिकली अपनी एनर्जी बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम मेंटली अपनी एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, राइट? काफी बार हम बहुत ही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, मेरा काम नहीं हो रहा, मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा, ठीक है, मेरे से कभी काम नहीं होता, मैं किसी काम की नहीं हूँ। जितनी भी नेगेटिव टॉक है अपने बारे में, उसको पॉजिटिव में चेंज करना, राइट? तो अपने लिए जब आप काइंडनेस के साथ, आप पेशेंस के साथ डील करोगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हो? नेगेटिवली या पॉजिटिवली बात कर रहे हो किसी चीज के बारे में, अपने बारे में, सिचुएशन के बारे में। एंड हमेशा जो हमारा आइडियल सिनेरियो होता है वो होता है पॉजिटिवली बात करना, राइट? तो आप अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक में करते हो, या फिर आपको बहुत गुस्सा चढ़ता है, बताओ तो वो ऐसी ही है, वो हमेशा ऐसी ही करती है, वो ऐसे ही सोचता है, ठीक है? तो जितना भी ये नेगेटिव पार्ट है, इसको पॉजिटिव में ट्रांसलेट करना, राइट? सो दैट इज मॉनिटरिंग सेल्फ टॉक, स्पेशली अपने बारे में, ओके? थर्ड तरीका हमारा क्रिएटिव आउटलेट्स। आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप पेंट करो। अगर आपको स्टिचिंग करना पसंद है, आप स्टिच करो। आपको ऐसे राइटिंग से रिलेटेड या पोइट्री से रिलेटेड जो पसंद है वो करो, ओके? मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, क्योंकि अगेन हम क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी जो स्टोर्ड है हमारी बॉडी में, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं, राइट? तो फिजिकल एक्टिविटी एक तरीका है, बट क्रिएटिव एक्टिविटीज उतना ही इंपॉर्टेंट तरीका है, ऑलराइट? सो किसी भी तरीके से, चाहे वो कुकिंग की फॉर्म में हो, वो क्रिएट करने की फॉर्म में हो, वो वीडियोस बनाने की फॉर्म में हो, जैसे भी, जो भी आपके लिए आउटलेट वर्क करता है, किसी भी क्रिएटिव चीज में एंगेज रहना है, राइट? क्योंकि उससे क्या होता है, हम अपने गोल्स भी सेट कर सकते हैं साथ साथ, कि मैं काम बहुत ज्यादा करती हूँ और मुझे हमेशा स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से, तो मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना स्टार्ट कर दूं जहां पर मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ, राइट? जिससे मुझे खुशी मिलती है। So that is creative outlets. So this is about things जो आप अपने regular life में incorporate करके we can benefit our mental health. Okay? इसके बाद आते हैं हमारे पास coping skills. So just to give a disclaimer, coping skills के बारे में this is a very introductory session, बहुत ही beginner level का. Okay, there are a lot of techniques. And अगर आपको में से किसी को या फिर आपके आसपास किसी को बहुत ही strongly issues होते हैं, ओके, रिगार्डिंग कि वो कोप कर सकते हैं किसी चीज से, नहीं वो डील कर पाते हैं या नहीं, इट्स ऑलवेज बेटर टू सी ए प्रोफेशनल पर्सनल लेवल पे, ओके? बट आज मैं कुछ स्किल्स के बारे में बात करूंगी जो हम अपने आप अपॉइंट कर सकते हैं, हम अपने आप उनको देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए क्या चीज काम कर सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट कोपिंग स्किल्स है क्या। सेल्फ रेगुलेशन होता है, हम रोज करते हैं, राइट? मुझे स्ट्रेस हो रहा है पर काम नहीं चलेगा ना स्ट्रेस लेने से इतना, तो मैं क्या करूँ? अब मुझे गुस्सा आ रहा है पर मैं नहीं मार सकती ना किसी और को, तो मैं क्या करूँ? हम कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन, राइट? क्योंकि हम हर टाइम इमोशंस फील करते हैं, पर हम हर टाइम उनको एक्शन में नहीं लाते। कोपिंग स्किल्स वो टूल्स होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक इमोशंस या फिर स्पेसिफिक सिचुएशंस के टाइम पे हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो अगेन, बहुत ही डिफिकल्ट इमोशंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे फैमिली मेंबर की या फिर कोई और ऐसे फैमिली में रिलेटिव की डेथ हो जाती है, राइट? बहुत ही बड़ी सिचुएशन है, राइट? तो उसमें जो मैं ग्रीफ फील कर रही हूँ, जो मैं सैडनेस फील कर रही हूँ, जो मैं एंगर फील कर रही हूँ, मैं उससे कैसे डील करूँ? हम में से कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता काफी चीजों के लिए, राइट? एकदम से एक्सीडेंट हुआ, ओके, और मैं कुछ टाइम के लिए बेड रेस्ट पे हूँ, मैं बहुत ही अकेलापन फील हो रहा है उस वजह से, राइट? मैं उससे कैसे डील करूँ? तो ये उन चीजों के लिए होता है जो अनएक्सपेक्टेडली होती है काफी बार, राइट? काफी बार हम अपने इमोशन से डेली लाइफ में भी कोप नहीं कर पाते हैं, राइट? हमने बॉक्स में डालते गए, वो बॉक्स इतना भर गया कि अब हमें नहीं पता हम उससे क्या करें, हम उसको कैसे डील करें, हम उसमें क्या स्ट्रैटेजीज लगाए कि वो ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए एकदम से, राइट? तो उन मोमेंट्स में कोपिंग स्किल्स काम आती है, जो हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं काफी, बट स्पेशली जब हम वो फील कर रहे हैं तब हम क्या करें, राइट? सो अगेन, कोई भी स्ट्रेस या सिचुएशन से अडेप्ट करने के लिए कोपिंग स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट,
इमोशनल रेगुलेशन है जो आप दिन के दिन लगा सकते हो. कोपिंग स्किल्स आर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स. ओके, सो 2 चीजें करेंगे हम इसमें ट्राई. पहला है कोप अहेड स्ट्रैटेजीज एंड दूसरा है इन द मोमेंट. सो कोप अहेड है जब आपको ऑलरेडी पता है कि कोई सिचुएशन आने वाली है, ओके, या फिर आ सकती है, तो हम अभी से क्या करना स्टार्ट करें कि हमें तब उससे झेलने में ईजी रहे, वो हम तब उसे ईजिली डील कर पाए, राइट. काफी बार फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स, राइट, मुझे पता है कि मेरे 2 महीने में एग्जाम्स है, तो मैं अब, और मुझे बहुत स्ट्रेस होता है काम का, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है एग्जाम्स का, तो मैं अभी से क्या करना स्टार्ट कर सकती हूँ कि मैं जब एक्चुअली एग्जाम्स के टाइम पे पहुंचूं तो मुझे उतनी मुश्किलें ना आए, राइट. या फिर मुझे पता है कि मेरी बॉडी में कोई इश्यू चल रहा है जो आगे जाके बढ़ सकता है, राइट. काफी इलनेसेस ऐसी होती है, काफी इश्यूज ऐसे होते हैं जो हमें पता होते हैं और उसके स्टेज बढ़ते जाते हैं, राइट. तो वहां तक पहुंचने तक, ताकि मुझे इतना इश्यू ना आए इमोशनल लेवल पर उसका, मैं क्या अभी से करना स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट. तो इन मोमेंट्स में कोप अहेड स्ट्रैटेजीज होती है, पहले से कोप करना स्टार्ट करना. अभी तक वो सिचुएशन नहीं हुई है, अभी हम इमोशंस उतने बड़े लेवल पे फील नहीं कर रहे हैं, बट हम क्या कर सकते हैं कि हम वहां ना पहुंचे जहां पर वो बड़े बन जाए, राइट. पहली चीज इसमें यही होती है कि अपने ट्रिगर्स देखना एग्जैक्टली क्या है और उनके बेसिस पे अपना रेगुलेट करते रहना इमोशंस. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि जब मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, से मुझे तब इश्यूज आते हैं जब मेरे पास सिलेबस ना हो, राइट. मुझे सिलेबस नहीं पता, मुझे पैटर्न नहीं पता, ओके. तो मेरा ट्रिगर है कि अगर मुझे किसी भी मोमेंट पे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा जो आउट ऑफ सिलेबस है, मैं एकदम से घबरा गई ट्रिगर्स को देखकर कि क्या क्या हो सकता है. मेरे साथ रिलेटिव्स आए मिलने, उन्होंने क्वेश्चंस पूछ ले कि अच्छा बेटा कैसा चल रहा है, मैं उससे ट्रिगर हो गई, राइट. क्योंकि मुझे नहीं पता मैं आंसर कैसे करूँ उन चीजों को, ओके. तो वो ट्रिगर्स देखकर कि आपके एग्जैक्ट ट्रिगर्स क्या है और फिर उनको रेगुलेट करना, ओके. आप कैसा फील करते हो उस मोमेंट पे, उस चीज को रेगुलेट करना. तो जब आपको पता है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ इशू आने वाला है फ्यूचर में, हम पहली चीज क्या करते हैं, अपनी जो इमोशनल रेगुलेशन की प्रैक्टिसेस थी उनको बढ़ाते हैं, राइट. मैं अच्छा हफ्ते में 1-2 बार रिलैक्सेशन कर लेती हूँ, रोज करूंगी अब, बिकॉज मुझे पता है मेरे साथ इमोशनल इश्यूज आने वाले हैं या फिर अभी चल रहे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, राइट, बड़े बन सकते हैं. पहली चीज वो है. सेकेंड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड विजुअलाइजेशन. प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये आएगा कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज आपकी सिचुएशन से रिलेटेड, हम उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. मुझे मैंने कोई क्वेश्चन देखा जो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है मुझे, ठीक है, और मैं एकदम से घबरा गई कि अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया मैं क्या करूंगी, है ना. तो उसका प्रॉब्लम क्या आएगा, सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना, राइट. इसकी स्ट्रैटेजी बनाना कि ठीक है मेरे पास क्वेश्चन आया, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इवन दो मुझे आंसर नहीं पता, मैं तब भी कैसे अटेम्प्ट कर सकती हूँ क्वेश्चन को. तो वो सब पार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ओके. मुझे पता है कि मेरी कोई हेल्थ कंडीशन चल रही है जो आगे जाके बढ़ सकती है, तो मैं अभी कैसे मैनेज करूँ, राइट. मुझे क्या दवाई खानी चाहिए, मुझे क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ये सब आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो और उसका आंसर निकाल रहे हो, राइट. कि ये आपके ट्रिगर्स है, ये आपको इश्यूज होंगे, ओके. तो इन ट्रिगर्स को कैसे हटा सकते हैं हम, राइट. इसके साथ साथ एक तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, विच इज विजुअलाइजेशन. काफी लोग नेचुरली भी करते हैं जिनकी इमेजिनेशन बहुत ही विजुअल होती है कि उन्हें दिखता है सब, ओके. इसमें क्या है कि आप सिनेरियोस देखो कि अच्छा ये हो सकता है, उसकी वजह से ये होगा, राइट. पर आपको वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, ओके. मेरे पास इशू क्या था कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है, अच्छा अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो क्या होगा, अगर मैं बी टाइप के तरीके से लिखूं क्या होगा, सी टाइप से लिखूं क्या होगा, ओके. तो हर चीज को अपने उसमें डालकर कि ये हो रहा है, विजुअलाइज करके देखना कि बेस्ट क्या काम करता है, ऑलराइट. थर्ड जो थिंग आती है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम काफी बार बिना सोचे इस चीज को करते भी है, विच इज डिस्ट्रैक्शन, ओके. काफी बार आपने लोगों को सुनते बोलते कि ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो, ठीक है, काम कर रहे हो काम पे ही लगे रहो, ऐसे ज्यादा मत इधर उधर सोचा करो, कुछ भी कुछ करने लग गए बीच में, ठीक है, अपना ऐसे माइंड ऐसे भटकाओ मत, राइट. बट काफी बार हमारे इमोशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस सिचुएशन से अपने आप को दूर कर लें, और इसका एक तरीका ये होता है डिस्ट्रैक्ट करके खुद को. अच्छा मैं उससे परेशान हूँ, पढ़ाई से परेशान हूँ, मैं एग्जाम से स्ट्रेस है मुझे, मैं डिस्ट्रैक्ट करके थोड़ी देर के लिए एक वीडियो देख ली, ओके. जो उस टाइम इमोशन बढ़ रहे थे, वीडियो की वजह से कम हो गए फिर से, ओके.
तो डिस्ट्रैक्शन ने क्या किया एग्जैक्टली, जस्ट अ मोमेंट, यस, डिस्ट्रैक्शन ने एग्जैक्टली क्या किया उस मोमेंट में, जो इमोशन एकदम से बढ़ते जा रहे थे कम हो गए। तो अब मेरी जो बेस लाइन से ऊपर जा रही थी मैं वापस वहां पर आ गई हूँ। तो मैं जब वीडियो वगैरह देख के, मैं गाने सुन के, मैं कुछ भी ऐसा करके जिससे मैं अपने आप को उस इशू से डिस्ट्रैक्ट कर लूँ, जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे पास वो स्पेस होगी जो मेरे इमोशंस ने ऑक्यूपाई कर ली थी, जहां पर मेरे फीलिंग्स आके बैठ गए थे, मेरे पास वो स्पेस होगी क्या करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसलिए काफी बार डिस्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको लगे कि आप बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो किसी चीज के लिए, फर्स्ट थिंग इज डिस्ट्रैक्ट, ठीक है, सोचना छोड़ दो, डिस्ट्रैक्ट करो, थोड़ी देर बाद फिर आकर हम इशू पे फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ सूथिंग और सेल्फ केयर, अपने आप को, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, अगेन सेल्फ केयर किसी भी तरीके से हो सकता है। आपने अपनी फेवरेट डिश बनाई या ऑर्डर की और खाई, ओके, आपको कुछ पसंद है आपने वो खरीदा, ऑलराइट, आपको जो ड्रेस अच्छी लगती है चाहे घर में हो, ओके, चाहे घर में हो, आपको ड्रेस अच्छी लगती है, आपको कुछ पर्टिकुलर कपड़े, जूते, से फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी, कुछ भी पसंद है वो डाला, ओके, ड्रेसअप, राइट। तो ये सब सेल्फ केयर, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, चाहे थोड़ी देर के लिए, पर वो करो, ओके। दूसरा जो सेल्फ सूदिंग पार्ट है, ये काफी ऐसे फनी लग सकता है कुछ सिनेरियोज में, ओके, बट अगर आप बहुत ही टेंस हो तो जस्ट अपने आप को हग करके, जस्ट जैसे आप किसी और को हग करके बोल रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा, दैट इज सेल्फ सूदिंग, ओके। हग करके, पैट करके हेड पे, जो भी आपको लगता है कि आप किसी और से चाहते हो उस मोमेंट में सुनना, वो खुद को बताना, ओके। तो जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जस्ट ट्राई इट, ओके। फनी लग सकता है, आपको लग सकता है कि यूजलेस है, क्या कर रही हूँ मैं बैठ के, बट जस्ट करो, ओके। काफी बार हेल्प करता है खुद को ऐसे शांत करने में, जैसे आप किसी और को बोलोगे, राइट। लास्ट तरीका होता है बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क, ओके। आपको पता है कि आपको ये इश्यूज आने वाले हैं, तो अपने आसपास आपके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, या फिर आप जिन प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हो, राइट, अगर थेरेपिस्ट है, आप साइकोलॉजिस्ट को जानते हो, आप किसी काउंसलर्स को जानते हो, ओके, उनको इन्फॉर्म करके रखना कि मुझे लगता है ये होगा, ओके, और ये इश्यूज आ सकते हैं, मैं इस तरीके से बिहेव कर सकती हूँ, तो प्लीज अगर आप नोटिस करो, टेल मी, ओके। सो सपोर्ट नेटवर्क किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपके आसपास और लोग हो जो आपका ध्यान रख सके, ओके। सो दीज आर ऑल कोप अहेड स्ट्रैटेजीज जो आप पहले से कर सकते हो। सो वी विल ऑल्सो टॉक इन ब्रीफ अबाउट सम इन द मोमेंट कोपिंग before we end. So again, इन द मोमेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज के डीप ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक्स। डीप ब्रीदिंग हमने बात की, 5 फिंगर ब्रीदिंग मेथड, 2-4-7 इज ऑल्सो डीप ब्रीदिंग। मेन पार्ट क्या है कि आप लंबी सांस लो, उसे पकड़ो और फिर छोड़ो, ओके, और धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है, ऑलराइट। नेक्स्ट चीज क्या होती है, ग्राउंडिंग टेक्निक्स। ग्राउंडिंग होता है मुझे बहुत ही इमोशंस फील हो रहे हैं, थिंक ऑफ योरसेल्फ ऐसे हॉट बैलून की तरह, ठीक है, और नीचे जो आग जल रही है, जो गैस आ रही है, उसमें गर्म हवा आ रही है हॉट बैलून में, वो आपके इमोशंस है, ओके। तो इमोशंस भर रहे हैं, राइट, और वो बैलून बड़ा होता जा रहा है और वो उड़ रहा है, ओके। हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि वो ग्राउंड पे रहे, राइट, वो नीचे रहे, ओके। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज करेंगे। तो ग्राउंडिंग क्या होती है, बेसिकली अपने रील में आसपास की सराउंडिंग से कनेक्ट करना। तो इसका एक 5-4-3-2-1 मेथड होता है। आप किसी भी मोमेंट में जब आपको लगे कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं यहाँ नहीं हूँ या फिर मुझे कहीं और जाना है, लाइक मुझे जस्ट अपने आसपास अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ, तो 5 से स्टार्ट करिए। 5 चीजें जो आप देख सकते हो, ओके, 5 चीजें जो आप देख सकते हो अपने आसपास। मुझे अपना पिलो दिख रहा है, मुझे अपनी बेडशीट दिख रही है, मुझे लैपटॉप दिख रहा है, ओके, मुझे अपना ग्लास दिख रहा है, मुझे एक कप दिख रहा है। 5 चीजें, 4 चीजें जो आप टच कर सकते हो, ठीक है, मैं अपनी स्किन टच कर सकती हूँ, मैं अपने बाल टच कर सकती हूँ, राइट, मैं अपनी बेडशीट टच कर सकती हूँ, और राइट, मैं अपने नेल्स टच कर सकती हूँ, कुछ भी हो और उसे टच करो, ठीक है। 4 चीजें। 3 चीजें जो मैं सुन सकती हूँ, ऑलराइट, मुझे स्टैटिक सुनाई दे रहा है अपने उससे, लैपटॉप से, मुझे बाहर कुक कर रहा है वो सुनाई दे रहा है, ओके, कहीं पर पानी गिर रहा है वो सुनाई दे रहा है। 3 चीजें जो मैं सुन सकती हूँ। 2 चीजें जिनकी स्मेल आ रही है मुझे, ओके, खाना बन रहा है उसकी स्मेल आ रही है, वॉशरूम में पानी और उसके साबुन की स्मेल आ रही है, ओके, कोई भी 2 चीजें। और एक चीज जो आप टेस्ट कर सकते हो। तो
मैं पानी पी सकती हूँ, तो मैं पानी पी लूँगी थोड़ा-सा, ओके? फिर कुछ रखा है खाने का, तो मैं वो खा लूँगी, फिर सोचूँगी इसका टेस्ट क्या है? हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को उस सिचुएशन से निकाल कर, उस मेसी थॉट्स से निकाल कर, हम बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ों पे फ़ोकस करें, जो हमारे आस-पास एक्चुअली है, राइट? मैं एग्ज़ाम्स के बारे में सोच रही हूँ, मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी भी नहीं हूँ अभी, राइट? तो मैं क्या करूँगी, आस-पास देखूँगी कि मैं हूँ कहाँ, राइट? मेरे आस-पास क्या चीज़ें हैं, जिस पे मैं फ़ोकस कर सकती हूँ, इंस्टेड अपने ब्रेन पे फ़ोकस करने से, अपने थॉट्स पे फ़ोकस करने से, ओके? इसी तरीके से नेक्स्ट आता है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट अगेन इन द मोमेंट कोपिंग में भी, ठीक है? और जो बाकी हमने कोप हेड स्ट्रैटेजीज लगाई, वो हम सेम इन द मोमेंट में भी लगा सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि तब हम तैयारी कर रहे थे, वहां एक्चुअली उस पोजीशन पे है जहां हमारे इमोशंस बहुत ही बड़े हैं, राइट? डिफरेंस सिर्फ इन दो चीजों का है। सो अगेन, जितनी हमने पहले स्ट्रैटेजीज पढ़ी, इमोशन रेगुलेशन में पढ़ी, जो काम करता है जस्ट ट्राई, कुछ भी ट्राई, ओके? नेक्स्ट आएगा अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसमें एक चीज आ जाती है, क्राइसिस प्लान, ओके? क्राइसिस प्लान होता है कि अगर आपके इमोशन बहुत ही बड़े हो जाते हैं और आपका बिहेवियर बहुत ही ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं लोग, ठीक है? आप खुद क्या कर सकते हो? मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं ऐसे मुक्का मारने लग जाती हूँ रैंडमली चीजों को, ठीक है? मैं चीजें घेरने लग जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो उस मोमेंट में मेरे आसपास वाले क्या कर सकते हैं मुझे हेल्प करने के लिए, मैं खुद क्या कर सकती हूँ? तो क्राइसिस प्लान में क्या हो सकता है, अगर मैं ऐसा कुछ भी करने लगूं, मुझे ले जाए और हम एक मूवी देखें, ओके? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बट आपने क्या किया, हमने और लोगों को इन्वॉल्व कर लिया अपने क्राइसिस प्लान में, राइट? अगर मेरा क्राइसिस प्लान ऐसे है, मेरा इशू ये है कि मैं एग्जाम में बैठे बैठे मुझे एकदम से स्ट्रेस हो जाता है, मैं कुछ नहीं लिख सकती, 5 मिनट के लिए वॉशरूम चले गए, ठीक है? ये प्लान हो गया हमारा कि क्लास के बीच में से नहीं उठ सकते, एग्जाम के बीच में से नहीं उठ सकते, पर हमने छोटा सा ब्रेक ले लिया, ओके? अगर और ज्यादा इशू बनता है कि एंजाइटी अटैक या पैनिक अटैक की सिचुएशन आ रही है, तो उस मोमेंट में टीचर को बताना, वो भी क्राइसिस प्लान है, उनको बताने की मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, अभी मुझे किससे बात करनी है, ओके? सो अगेन इंपॉर्टेंट है, बट उन मोमेंट्स के लिए जिनमें बहुत ही बड़ा हो जाता है, उसके लिए ऑलरेडी प्लान करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट? नेक्स्ट चीज आती है जर्नलिंग। जर्नलिंग इज सिमिलर टू क्रिएटिव आउटलेट्स, बट आप स्पेसिफिकली अपने थॉट्स के बारे में लिख रहे हो, ओके? तो अगेन आप लिख सकते हो जर्नलिंग में, आप बोल सकते हो, राइट? आप बोल बोल के कर सकते हो, कुछ ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप किसी से बात कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ जर्नलिंग, ठीक है? जरूरी नहीं कि लिखना ही है। और नेक्स्ट हो जाएगा विजुअल। विजुअल दो तरीके से, आप वीडियो बना सकते हो या फिर आप पेंटिंग्स वगैरह के थ्रू भी कर सकते हो, ओके? जस्ट एनीथिंग जो आपके थॉट्स को आपके सामने रखे, ओके? कि आपको एक मौका मिले उसको एक्चुअली देखने का कि आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ दिमाग में नहीं, अपने सामने भी, ओके? नेक्स्ट आएगा हमारे पास पॉजिटिव गाइडेड इमेजरी, विच अगेन इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, बट बहुत ही स्पेसिफिक। तो इसके लिए आपको वीडियोस मिल सकती है, अगेन सिमिलर उससे गाइडेड इमेजरी के नाम से, जिसमें सिंपली बैठकर रिलैक्स करते हुए हम अलग अलग सिनेरियोज के बारे में सोचते हैं, ओके? सिनेरियोज किस टाइप के, मुझे माउंटेन्स में जाना पसंद है, फिर मुझे बीचेस पे जाना पसंद है, मैं वहां जाके क्या करूंगी, ओके? और कोई आपके साथ साथ उसको गाइड कर रहा है कि आपकी इमेजिनेशन में चल क्या रहा है, ताकि वो ऐसे नॉर्मल काम उस पर रहे, ओके? नेक्स्ट थिंग आती है रीफ्रेमिंग, ओके? रीफ्रेमिंग थोड़ा एडवांस स्ट्रैटेजी है, ओके? तो अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आप कर पा रहे हो, देन रीफ्रेमिंग आता है। रीफ्रेमिंग इज वन वे टू प्रॉब्लम सॉल्व, ओके? रीफ्रेमिंग का मीनिंग क्या है? बेसिकली आपके पास सिचुएशन है, आपको पता है कि वो सिचुएशन क्या है, बट काफी बार हमारा जो आइडिया होता है बहुत ही नेगेटिव होता है, राइट? कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी और उसने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है? तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं भी उसे आगे से सुनाऊं, राइट? तो उस केस में हम इंस्टेड ये सब करने की जगह हम रीफ्रेम करेंगे कि उसने कुछ बोला जो मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैं उसे क्यों सुनाना चाहती हूँ वापस कुछ जो उसे अच्छा ना लगे, जो उसे हर्ट करे, राइट? ताकि मुझे फिर ऐसा लगे कि लाइक हमारा वो बराबर हो गया, राइट? टिट फॉर टैट, बराबर हो गया हमारा इशू, ओके? बट उससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो मुझे खुशी किस चीज से मिलेगी? ये होता है अपने आप को क्वेश्चन करके रिफ्रेम करना, कि आप जो नैरेटिव बना रहे हो, आपके ब्रेन में जो स्टोरी है, क्या वो सही है, क्या वो किसी और तरीके से बता सकते हो, दैट इज रिफ्रेमिंग, ओके? क्या वो स्ट्रक्चर लेके, वो नैरेटिव लेके उसको चेंज कर रहे हो,
ओके अगेन आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज कि काफी जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज है वो खुद करना मुश्किल होता है, राइट? सो यू कैन स्टार्ट स्लो. आई वुड डेफिनेटली से कि डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके एंड जस्ट कीप इन माइंड कि काफी बार हम चीजें हमें बताई जाती है कि ये ठीक नहीं है आपके लिए, राइट? बट बहुत टाइम जो इम्पोर्टेंट होती है, जैसे हमने डिस्ट्रैक्शन की बात की, राइट? हमने पेंटिंग वगैरह, हमने क्रिएटिव आउटलेट्स की बात की. काफी बार लोग बोलते हैं कि टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, राइट? बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें लाइक हेल्प कर सकते हैं हमारे इमोशनल जर्नी में. सो दैट वाज टुडेज टॉपिक. अगर कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू इट, विल बी टेकिंग क्वेश्चंस नाउ. आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो. एंड अगर आप चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हो, प्लीज रेज योर हैंड ताकि हम वेट कर सकें उन क्वेश्चंस का आने के लिए. Any questions at all? Okay, so if there are no questions, this will be the end of today's webinar. Thank you so much for being a part of it. Thank you so much आज attend करने के लिए. And I would personally like to thank the NGO as well for giving me this opportunity. Yes, Anjali ji, please. मैम मुझे ना रिकॉर्डिंग चाहिए थी. हाँ, सो रिकॉर्डिंग अंजलि जी ऐसे चैट बॉक्स में लिखे कि यूट्यूब पर अपलोड होएगी, तो आपको Okay, वहां से मिल सकती है. मैम लिंक भेज दीजिएगा. जी बिल्कुल. थैंक यू मैम, क्योंकि मैं ना बीच में सुन नहीं पाई थी. जी बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. Okay. All right. So I'd like to personally thank the NGO as well for giving me this opportunity. And this will be it for today. Thank you so much for joining, and I hope to see you soon.